एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग एथेनॉल का उपयोग अल्कोहलिक पेय पदार्थ में टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, औषधियों में औद्योगिक मिथाइलेटेड स्प्रिंट बनाने में इसे जलाने पर CO2 गैस जल निकलता है, अतः ईंधन के रूप में उपयोग। अभिक्रियाएं। सोडियम से अभिक्रिया अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया Na प्लस CH3CH2OH CH3CH2O Na प्लस H2 सोडियम एथोक्साइड एथेनॉल CH3CH2OH एथेनॉल CH3CH2OH एसेंटर हाइड्रोकार्बन बनाने की CH3CH2OH गर्म सांद्र H2SO4 CH2CH2 प्लस H2 विकृत एल्कोहल। एथेनॉल में जल मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH मिला दिया जाए और इसमें रंजक मिला कर इसका रंग नीला बना दिया जाए तब एल्कोहल विकृत एल्कोहल कहलाता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें इसमें सी इसमें 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षण में किया जाता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का घनत्व 290 के होता है, इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। ये गंधहीन पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया CH3COOH CH3CH2OH CH3
CH2O एस्टर, एथेनॉल CH3CH2OH, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल एस्टर। साबुनीकरण, क्षार की उपस्थिति में एस्टर बने पुनः अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम से लवण बनाता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COOH2, CH3COOC2, H5NaOH, C2H5OH, C2H5OH, CH3COONA एस्टर, एथेनॉल। क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH, CH3COOH, CH3COONA प्लस H2O। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया CH3COOH, Na2CO3, CH3COONA, H2CO2। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एल्कोहल। CH3COOH, NaHCO3, CH3COONA, H2CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साबुन, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिसेल की संरचना बना कर देता है। जल विरागी सिरा, साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मेल में विलय होता है, जल विरागी सिरा कहलाता है। मिसेल संरचना में ये अंदर की तरफ होता है। जल विरागी सिरा, साबुन अणु, जल सिरा, तेल की मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कार्बोक्सिलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयरन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरने तेल मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। साबुन अपमार्जक, कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता साबुन, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग बनाता है। साबुन ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं, जबकि अपमार्जक ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं, जिनका अभिसित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जीव जीवित या जीव सजीव क्रियाएं। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों की मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। जैव प्रक्रम, स्वपोषी पोषण,
विषमपोषी पोषण। अपना भोजन स्वयं बनाना। हरे पौधे कुछ जीवाणु। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। विषमपोषी पोषण जंतुकृत। स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण। स्वपोषी भोजन के सरल अकार्बनिक के चिप माल जैसे कि जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है। भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। विषमपोषी स्वपोषी संपोषी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। भोजन का निर्माण दिन के समय। भोजन का निर्माण किसी भी समय। हरे पौधे तथा जीवाणु में सभी जीवों तथा कारकों में। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पोषण। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त। CO2 H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश C6H12O6 O2 H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं व हाइड्रोजन में अपघटन। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान। बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। कार्य विषमपोषी पोषण भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। प्राणी पोषण भोजन के अंतर ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया या जैसे कि मानव। मृतजीवी पोषण भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे कि यीस्ट फफूंद। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। जंतुओं को बिना मारे जल जैसे कि जू लीच अमरवेल। अमीबा में पोषण अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। अनिश्चित आकार होता है। नदियों तालाब झीलों में उपस्थित रहता है। अमीबा भोजन को पादप की सहायता से घेरता है। स्वाद रिक्ति का जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में बना हुआ अपच को कोशिका की सतह की ओर गमन। अपच का शरीर के बाहर निष्कासन। पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव निश्चित आकार। पैरामीशियम पक्षमाभ कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण। मनुष्य के पोषण अंतर्ग्रहण
पाचन अवशोषण स्वांगीकरण बहिष्करण अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण बहिष्करण अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण बहिष्करण अब अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण बहिष्करण पाचन तंत्र भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम्स पाचन रस सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ता है पाचन तंत्र। आहार नाल पाचन ग्रंथियां पाचन तंत्र आहार नाल मुख से गुदा तक होता है। मुख पहले तो मुख फिर ग्रसनी ग्रसनी फिर ग्रास नली आमाशय मुख ग्रसनी ग्रास नली आमाशय छोटी आंत बड़ी आंत गुदा द्वार लार ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि यकृत लार ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि यकृत ग्रंथि मुख हुआ मुख में होती है जीवा ये स्वाद अनुभव कराती है। मुख में होते हैं दांत जो भोजन चबाने का कार्य करते हैं। स्थायी दांत होते हैं 32 और अस्थायी दांत दूध के दांत होते हैं 20। स्थायी दांत होते हैं 32। कृतक रदनक अग्र चवर्णक चवर्णक कृतक रदनक अग्र चवर्णक चवर्णक कृतक रदनक अग्र चवर्णक चवर्णक कृतनक रदनक अग्र चवर्णक चवर्णक कृतनक रदनक अग्र चवर्णक चवर्णक कृतक चूहे की तरह कार्य करते हैं। चूहे की तरह कार्य करते हैं कृतक। रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चवर्णक अग्र चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चवर्णक और अग्र चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ग्रसनी मुख ग्रसनी भोजन नासा ग्रसनी सवास अधो ग्रसनी एपिग्लोटिस दांतों को अलग अलग करेगी। मुख ग्रसनी नासा ग्रसनी अधो ग्रसनी मुख ग्रसनी बक्स गुहा से होती हुई तनुपट में से उदर गुहा के अमाशय में खुलती है। सक्रिय पेशीय नली है ये 25 सेमी लंबाई है इसकी। श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसा बनाती है। भोजन को क्रमकुंचन गति ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे छोटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। आमाशय जठरागम भाग कार्डियक भाग फंडिस भाग मध्य भाग 80%। जठर निर्गमी भाग जठरागम भाग बायां भाग जहां ग्रसिका आमाशय प्रवेश करती है। पर दो अवरोधनी आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट जठर निर्गमी भाग दाहिनी छोटा भाग छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठर रस में HCl पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा होती है। पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा होती है। पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। रेनिन दूध का पाचन श्लेष्मा आमाशय की दीवार पेप्सिन रेनिन श्लेष्मा पर रक्षात्मक आवरण बनाती है। छोटी आंत शुद्रांत्र ग्रहणी अग्र शुद्रांत शुद्रांत्र छोटी शुद्रांत्र ग्रहणी आकार पाचक रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य। अग्र शुद्रांत पाचन का अवशोषण शुद्रांत पाचन व अवशोषण पाचन ग्रंथि लार ग्रंथि अग्नाशय में स्थित ग्रंथि यकृत सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि 3 लार ग्रंथि
मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथि। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय। तीन जोड़े कर्णपूर्ण ग्रंथि। आदो जव आदो जीवा आदि। लार के में लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का को 30% करता है। इस स्रावित एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन होता है। अमाशय में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एसीएल का श्रवण करती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन। अमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन काइम कहलाता है। अग्नाशय जैसे 8 इंच लंबी होती है। अग्नाशय जैसे 8 इंच लंबी होती है। अग्नाशय ग्रंथि यकृत ग्रसनी तिल्ली से घिरी। यकृत ग्रसनी तिल्ली अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन। बहिःस्रावी अग्नाशयी रस ग्लूकागोन। अंतःस्रावी बहिःस्रावी कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। आंतों में प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। हार्मोन्स इंसुलिन। प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टाइड। प्रोटीन माइकोकाइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। स्टार्च एमाइलेज माल्टोज। वसा का पाचन। वसा गैजेटी कण सरगम आती रस माल्टोज माल्टेज ग्लूकोज। लैक्टोज लैक्टेज ग्लूकोज। सुक्रोज सुक्रेज ग्लूकोज। वसा लाइकेज वसीय अम्ल। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित अम्लीय भोजन क्षारीय भोजन पित्त। बड़ी आंत बृहदांत्र। जल का अवशोषण दीर्घरोम। अपचित भोजन का शरीर से बाहर। श्वसन कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन कहलाता है। श्वसन क्रिया जटिल चेप प्रक्रिया। अपचित भोजन का ऑक्सीकरण ग्लूकोज SO2 ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऊर्जा का निर्माण। श्वसन श्वसन देना O2 का ग्रहण CO2 को छोड़ना। फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। रक्त में O2 का मिलना तथा CO2 का निकलना। स्थलीय जीव जलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित O2 को ग्रहण जल में घुली O2 का उपयोग। मनुष्य जलीय जीव श्वसन दर कम श्वसन दर अधिक। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में और जल में ऑक्सीजन कम। फेफड़ों द्वारा क्लोम द्वारा। मनुष्य में श्वसन O2 व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन RBC O2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंच जाता है। ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण। CO2 का प्लाज्मा में घुलना। प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पूर्ण रक्त से वायु में जाना। नासाद्वार से बाहर। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट। 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। 2 कार्बन अणु यीस्ट में। ऑक्सीजनी जीन धारा का ऑक्सीजन का अभाव। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का 3 कार्बन अणु हमारी पेशी
कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल प्लस ऊर्जा। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, नासिका, ग्रसनी, सर, लैरिंक्स। निचला श्वसन तंत्र, सांस नली, श्वसनी, फेफड़े, श्वसन मांसपेशियां, मध्यपट, डायफ्राम, संकुचन, शिथिल। नासिका, नासिका गुहा, द्वितीय श्वसन तंत्र, मुख, ग्रसनी, सर एवं लैरिंक्स, नौ उपस्थित, स्वर, राज्य, श्वास नली, आकार के चलने, श्वसनिका, कूपिका, ब्रोनिकियाई, ब्रोनिक्यूल, फेफड़े। अंत श्वसन, उच्च श्वसन, अंत श्वसन, बाह्य गुहा फैली हुई फैलती है, बक्सी गुहा मूलाकार में वापस आ जाती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, पेशियां शिथिल होती हैं, बक्स को ऊपर तथा बाहर की ओर गति, बक्स अपने स्थान पर वापस। मंत्र श्वसन, उच्च श्वसन, गुहा में वायु का दाब कम, वायु का दाब अधिक, वायु का फेफड़ों में भरना O2, वायु का फेफड़ों से बाहर CO2 निकालना, एटीपी, एटीपी, एटीपी। अधिकांश कोशिका परिक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन परिक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एटीपी तथा कार्बनिक अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी रसफी, एडीपी, एटीपी, पी फॉस्फेट। कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के संकुचन, सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। वसा, रक्त दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, pH 7.4 होती है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त तरल प्लाज्मा होता है 55%, रक्त कणिकाएं 45%, 92% जल, 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, विमाणु प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी औसत आयु 120 दिन होती है, डब्ल्यूबीसी की 2 से 4 दिन होती है, प्लेटलेट्स की 10 दिन, 120 2 से 4 10 दिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति प्रतिरक्षा का कार्य रक्त का धक्का जमाने में सहायक कारण लाल रक्त अर्धसैनिक कहलाती है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण में ऊतकों के मध्य विनिमय है। पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का pH नियंत्रित, ताप नियंत्रण, प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन, हार्मोन्स का आवश्यकता अनुसार परिवहन, उत्सर्जी उत्पादों का को शरीर से बाहर
मुट्ठी के आकार का होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित है। कुछ वायु तरफ पंपिंग स्टेशन। फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी शिरा। अशुद्ध रुधिर शिरा वाया तीव्र शिरा डिऑक्सीजनिक धमनी। अशुद्ध रुधिर दानले शिरा डिऑक्सीजनिक रक्त CO2 युक्त रक्त। धमनी ऑक्सीजनिक धमनी शरीर के अंग चित्त दोहरा परिसंचरण प्रणाली। रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की स्थिति भीति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब विलय प्रकुंचन संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। रक्तदाब 120 से 80 दिन 80 होता है। 120 से 80 सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। इस फाइग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्राव हो सकता है। लसिका के कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा वहन में सहायक। बचा हुआ व छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। आंतरिक तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य। लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य। जाइलम फ्लोएम जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं। जाइलम फ्लोएम प्रवृत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुँचाना। फ्लोएम जाइलम निर्जीव ऊतक है। फ्लोएम सजीव ऊतक है। संवहन नलिकाएं मुख्य चालनी नलिकाएं मुख्य। वीति मोटी जाइलम की वीत। फ्लोएम की वीति मोटी नहीं होती। जाइलम भोजन व दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। फ्लोएम जाइलम प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन
स्थानांतरण कहलाता है, जो कि पूर्वा द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरी मुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से पराशरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। एमोनिया हाई टॉक्सिक उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता। केवल जलीय जंतु एग्जाम्पल बोनी फिशेस। यूरिया लेस टॉक्सिक देन एमोनिया मध्य मात्रा में जल की आवश्यकता। एग्जाम्पल अवेचर फेमी एमीबिया नेमास। यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक कम मात्रा में पानी की आवश्यकता। पेस्ट अर्ध ठोस के रूप में उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन तंत्र वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग है। 75.80% तरल अपशिष्टों को बाहर करता है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण करता है। सेम के दाने की आकृति तथा गहरी भूरे रंग के इसकी मध्यम सतह पर खाद होती है, जिससे आइलम कहते हैं। एक जोड़ी वृक्क एक जोड़ी मूत्रवाहिनी एक मूत्रा से एक मूत्रमार्ग। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्क की श्रेणी। वृक्क के भाग बाहरी बलकुट भीतरी मध्यांश। वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। बोमेन संपुट यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार का थैला होता है। इसमें शाखा अविवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क सिरा से जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं, जो संग्रह नलिका में खुलते हैं। मूत्राशय वृक्क से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय से में आता है। यह एक थैली नुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। मूत्रमार्ग इसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर जाता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया गुच्छीय निस्पंदन रक्त का निस्पंदन पूर्ण प्रति मिनट 1000 से 1200। उस रक्त का निस्पंदन ग्लूकोज, लवण, एमिनो, यूरिया आदि निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित। तत्पश्चात वृक्क नलिका से गुजरता है। पुनः अवशोषण वृक्क नलिका की दीवारें दहन घनी उत्प्लावकला कोशिकाओं से बनी होती हैं।
ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है। श्रावण, मूत्र प्रक की विसंग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र का मूत्र नली में प्रवेश, मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना। मूत्र मार्ग दायां उत्सर्जन, पादपों में उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर त्यागना। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका व संचित अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेनिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित। कुछ पादपों द्वारा मृदा में उत्सर्जन। नियंत्रण एवं समन्वय, शरीर के बाहर प्रकार, शरीर ग्राही के प्रकार, प्रकाशग्राही आँख, प्रकाशग्राही देखना आँख है, स्पर्शग्राही त्वचा, तापग्राही गर्म व ठंडा स्पर्श, श्रवणग्राही कान सुनना शरीर का संतुलन, रस वेदीग्राही जीभ, रस संवेदीग्राही स्वाद का पता लगाना, ग्रहणग्राही नाक, प्राणग्राही गंध का पता लगाना। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका ऊतक वह ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, वह सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। कोशिका काय, डेंड्रोन, कोशिकाक्ष। न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका के भाग, न्यूरॉन। ध्रुमिका, ध्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। ध्रुमिका कोशिका काय कार्य प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में फैलती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण, सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका कृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। ये आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तब तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक एक संकेत में किया जाता है ताकि यह आगे संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे स्थानांतरित होते हैं। सिनेप्स अंतर्ग्रंथन, ये तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिका के ध्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचारित हो सके। सिनेप्स ऐच्छिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। ऐच्छिक क्रियाएं, बोलना, लिखना, कमेंट्स करना, नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा। बोलना, लिखना, कमेंट्स करना, नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा। अनिच्छिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो स्वयं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल, हृदय का धड़कना, भोजन का पचना आदि। नियंत्रण मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेडुला द्वारा आदि। प्रतिवर्ती क्रियाएं, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। भूख लगने पर मुंह में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर, जलने पर तुरंत हाथ हटाना,
संवेदी कोशिकाएं, प्रेरक कोशिकाएं, उद्दीपन ग्राही अंग त्वचा, अनुक्रिया कार्यकारी अंग पेशी, प्रतिवर्ती चाप, आगम संकेत व निर्गम क्रियाओं के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग मानव मस्तिष्क है। मस्तिष्क मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। कार्य सभी भाग से सूचना प्राप्त करना व समाकलन करना, पेशियों तक संदेश भेजना, सोचने व इस पर आधारित क्रिया करने के लिए अनुमति। कार्य सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण। मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क आवरण द्वारा मस्तिष्क आवरण द्वारा मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क आवरण द्वारा होती है। आवरण तीन पैतली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। ये मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क के भाग व उनके कार्य। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क ग्राही में सूचना आवेग द्वारा आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र सुनने देखने सूंघने के विशेष भाग सुनने देखने सूंघने के विशेष भाग। अग्र मस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक पेशियों के गति का नियंत्रण। अग्र मस्तिष्क द्वारा भूख से संबंधित केंद्र। अग्र मस्तिष्क द्वारा मध्य मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के केंद्र अनुमस्तिष्क सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं के परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है। सीधी रेखा में चलना साइकिल चलाना पेंसिल उठाना आदि अनुमस्तिष्क। स्पॉन्स श्वसन क्रिया के नियमन व नियंत्रण में भागीदार होता है। मेडुला अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब लार आना व वमन का नियंत्रण मेडुला द्वारा। पादप समन्वय पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं। वृद्धि से मुक्त यह गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। चुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ना। वृद्धि पर आकर्षित पौधे के कायिक भाग में गतियों को दर्शाते हैं। जब पौधे का प्रकाश की ओर गति जड़ों का जल की ओर गति आदि। पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इसमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देते हैं जिससे फूलने सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। वृद्धि पर आश्रित गति पैतान की गति पैतान का वह भाग जो
वस्तु से दूर होता है, वस्तु से पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। पौधे में नियंत्रण में संवेदन का कार्य। फाइटोहार्मोन्स पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने, उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। अनुवर्तन प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनवर्तन, ज्वाला जलानुवर्तन। अनुवर्तन प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे की पेड़ों तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। पेड़ों तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन ऐसी वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है। गुरुत्वानुवर्तन तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे ऊपर की ओर, व जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे नीचे की ओर गति करती है। रसायनवर्तन रसायन उद्दीपनों के द्वारा पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। जलानुवर्तन पौधे के अंग की जल की ओर होने वाली गति। पादप हार्मोन फाइटोहार्मोन्स पादपों पर नियंत्रण व संवेदन का कार्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी। पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एथिलीन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एथिलीन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एथिलीन। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, फलों में बीजों में अधिक सहायक काम। एफसीसी वृद्धि को नियंत्रित करता है, जल आर्स को नियंत्रित करता है, पत्तियों का मुरझाना, प्रोटीन संश्लेषण को उत्साहित करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि आदि बहिस्रावी ग्रंथियां जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है। यकृत, अग्नाशय आदि। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। HCV थायरोक्सिन, आयोडीन कमी, गलगंड, विंगन रोग आदि। विंगन रोग आदि। थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि ब्रेन में मटर के दाने वृद्धि हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर एड्रिनलिन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। फियर, फाइट, फ्लाइट और थ्रिल लड़ो या उड़ो हार्मोन। अंडाशय ग्रंथि फीमेल्स, एस्ट्रोजन वृषण ग्रंथि नरों में एक जोड़ी टेस्टोस्टेरोन। पत्ती के समान मिश्रित अग्नाशयी रस इंसुलिन रक्त शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। अग्नाशय रस
हार्मोन्स ग्रंथि स्थान कार्य, थायरोक्सिन आर अप टू ग्रंथि गर्दन, थायराइड ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय में, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, मास्टर ग्रंथि वृद्धि व विकास का नियंत्रण, एड्रिनलिन वृद्धि वृक्क के ऊपर, बीपी हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण, इंसुलिन अग्नाशय से हृदय के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। वृषण पेट का निचला हिस्सा, मादा लैंगिक अंगों को विकास व मासिक चक्र का नियमन, यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन। एस्ट्रोजन अंडाशय पेट का निचला हिस्सा, मादा लैंगिक अंगों को विकास व मस्तिष्क चक्र का नियमन। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करना। जीव जनन कैसे करते हैं? जनन अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। लैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक परिवर्तन। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक परिवर्तन। बीजांड समासंग द्वारा अलैंगिक जनन। विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। द्विविखंडन एग्जाम्पल अंडा। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव का उत्पत्ति। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। अमीबा लेशमेनिया में विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम ये जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। सीजेंट खंडन, विखंडन, खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। स्पाइरो पुनरुद्भवन पुनर्जन्म पुनरुद्भवन पुनर्जन्म जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम हो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेनेरिया मुकुलन हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदलकर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। मुकुलन कायिक परिवर्तन पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियों उपयुक्त उपस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रायोफिली, गन्ना, गुलाब आदि। जय हिंद।